22 अप्रैल 1904 जब एक महान वैज्ञानिक का जन्म होता है। ये कोई और नहीं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को एटम बॉम्ब से परिचित कराया। उनकी इस उपलब्धि को वरदान कहा जाए या अभिशाप, ये हमेशा से ही अपने में एक वाद विवाद का विषय बना हुआ है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये व्यक्ति हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। वे भगवत गीता से इतना ज़्यादा इंस्पायर थे कि उन्होंने इसे पढ़ने के लिए संस्कृत तक सीख डाली थी। हाल ही में इनके जीवन की कहानी पर एक मूवी रिलीज करी गई है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन द्वारा डायरेक्ट किया गया है। जी हाँ, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने कई सारी मास्टरपीस मूवीज को बनाया है। ये मूवी एक बुक पर बेस्ड है जिसका नाम है अमेरिकन प्रोमेथियस। आइए जानते हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ, तब से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी बीच कई छोटी मोटी समस्याएं जरूर आईं, पर उसने खुद को उन समस्याओं से जल्दी ही निकाल लिया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिकन सिविल वॉर के समाप्त होते ही अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जहां देश दूसरे देशों को गुलाम बनाकर अपनी झोलियां भर रहे थे, वहीं अमेरिका खुद पर ध्यान देकर अपनी पूंजी को बढ़ाता जाता है। यही कारण भी था कि दूसरे देशों से लोग आकर यहाँ बसने लग गए थे। इन्हीं लोगों में एक जर्मन जूइश कपल भी था जिसका नाम था जूलियस एंड बेला ओपेनहाइमर। जूलियस न्यूयॉर्क की एक मिल में काम करते थे। 22 अप्रैल 1904 को जब रॉबर्ट का जन्म हुआ, इस वक्त तक जूलियस एक जाने माने बिजनेसमैन बन चुके थे। रॉबर्ट बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। यही कारण था कि उन्होंने 3rd और 4th ग्रेड को साथ में ही पूरा कर लिया था। जब वो मात्र 5 साल के थे, तब वो अपनी फैमिली के साथ जर्मनी गए थे। वहां पर उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें एक बॉक्स दिया जिसमें कि कई तरह के स्टोन्स थे। तभी वो मिनरल्स के बारे में जानने के लिए हमेशा से ही एक्साइटेड रहते थे। 11 साल की उम्र में ही वो न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजिकल क्लब में शामिल हो गए और 12 साल की एज में ही उन्होंने एक साइंस रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। एडवांस ब्रेन के कारण ही इन्हें कई सारे प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। ये ज्यादातर अकेले रहते थे, इनके कोई दोस्त नहीं थे, लोगों से काफी कम बात करते थे। धीरे धीरे यही अकेलापन इनके लिए एक समस्या बन जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ पर एक रूल भी था कि साइंस के साथ लिटरेचर, फिलॉसफी या आर्ट्स, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना ही होता है। हार्वर्ड के बाद उन्होंने हाई ग्रेड की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। ओपेनहाइमर ने रदरफोर्ड के अंडर में काम करना शुरू किया। रदरफोर्ड, जिन्होंने एटम के न्यूक्लियस, प्रोटॉन, अल्फा रेज एंड बीटा रेज को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड रॉबर्ट को अपने अंडर में नहीं लेना चाहते थे, बट पर्सी ब्रिजबैन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनकी सलाह पर रदरफोर्ड मान गए। कैम्ब्रिज के एक और वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है। ज्यादातर रॉबर्ट लैब में ही काम करते थे, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लैब में ज्यादा काम होने की वजह से वो स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहे थे और ठीक तरह से सोते भी नहीं थे, और धीरे धीरे वो स्मोकिंग करने लगे। 1926 में उन्होंने कैम्ब्रिज को छोड़कर जर्मनी की गॉटिंगम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। यहाँ के फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक से बढ़कर एक फिजिसिस्ट थे, जिनमें एनरिको फर्मी, वर्नर हाइजेनबर्ग, वोल्फगैंग पॉली एंड एडवर्ड टेलर, ये सभी क्वांटम फिजिक्स के जाना माना नाम थे। रॉबर्ट ने अपने शार्प ब्रेन के कारण ही 23 साल की उम्र में ही वो 16 रिसर्च पेपर को पब्लिश कर चुके थे। फिर वापस अमेरिका आकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में टीचर के पद पर ज्वाइन किया। वह कभी कभी पढ़ाते समय क्लास के टाइम को अक्सर भूल जाते थे और क्लास के बाद भी देर तक पढ़ाते रहते थे, जो शायद ही किसी स्टूडेंट को अच्छा लगता होगा। स्टूडेंट्स हमेशा ये शिकायत करते थे कि वो काफी देर तक पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी दूसरी क्लासेस भी मिस हो जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रॉबर्ट चैनलाइज वे में नहीं पढ़ाते हैं, जिससे कि उन्हें समझने में दिक्कत होती है। खैर, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया और अपनी इन चीज़ों में सुधार किया। फ्रांसिस फर्गुसन रॉबर्ट के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो अमेरिकन ड्रामा एंड इंडस्ट्री में जाना माना नाम थे। 1930 में रॉबर्ट की मेंटली सिचुएशन ठीक नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके दोस्त फर्गुसन ने उन्हें बताया कि वो अपनी मंगेतर से शादी करने वाले हैं। तभी रॉबर्ट उनका गला दबाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो खुद भी इस इंसिडेंट से काफ़ी टाइम तक परेशान रहते हैं। फ्रांसिस ने अपनी जिस मंगेतर के बारे में बताया था, वो कोई और नहीं बल्कि लिटरेचर के प्रोफेसर की बेटी जीन टेटलॉग थी, जिसे रॉबर्ट भी काफ़ी पसंद करते थे। उन दोनों के विचार भी काफ़ी मिलते थे। एक समय में वो दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। वे जर्मनी में जूइश कम्युनिटी एंड लेबर यूनियन के लोगों को पैसे भी डोनेट करते थे।
फिर कम्युनिस्ट विचारधारा के कुछ कामों को देखकर वो कम्युनिज्म से धीरे धीरे दूर होते चले गए। रॉबर्ट एंड जीन का रिलेशन लगभग 2.5 साल तक चला, फिर वे दोनों ही अलग हो गए। 1940 में रॉबर्ट ने मेडिकल रिसर्चर कैथरीन प्यूनिंग से शादी की और उनके 2 बच्चे भी हुए। रॉबर्ट का एक भाई भी था जिसका नाम था फ्रैंक ओपेनहाइमर। वो खुद भी एक फिजिसिस्ट थे। इधर 1933 से 1945 तक जर्मनी में हिटलर की तानाशाही के कारण जूइश लोगों पर बहुत ही अत्याचार हो रहे थे। बाद में हिटलर ही वर्ल्ड वॉर 2 के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने के लगभग 1 साल पहले दिसंबर 1938 को 2 जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान एंड स्ट्रासमैन ने न्यूक्लियर फिजन की खोज की। आसान भाषा में समझने के लिए हम जरा पहले फ्यूजन और फिजन में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, जो कि एक तरीके से हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, ये दोनों कंबाइंड होकर हीलियम को बनाते हैं, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमारा सन भी इसी प्रोसेस पर काम करता है। न्यूक्लियर फिजन। ओटो हान ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराई। वो इस एक्सपेरिमेंट से रेडियम की खोज करना चाह रहे थे, बट उन्हें रेडियम की जगह पर मिला क्या? क्रिप्टॉन एंड बोरियम। बट इन दोनों का ही मास यूरेनियम के मास से कम था, तो उन्होंने सोचा कि एक बड़े न्यूक्लियस के टूटने पर जब 2 छोटे न्यूक्लियस बने तो मास कम क्यों हो गया? लीजा ने जवाब में ये बताया कि यूरेनियम का न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा था और जब उससे न्यूट्रॉन टकराए तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और प्रोटॉन 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। दोनों ग्रुप्स का चार्ज एक समान था, इसलिए अलग होने की कोशिश करने लग गए। एज अ रिजल्ट यूरेनियम के न्यूक्लियस के टूटने के बाद जो मास कम हुआ था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस थ्योरी को फाइनली अप्रूव कर दिया गया और 1944 में ओटो हान को नोबेल प्राइज दिया गया। बट एक चीज और थी जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यूरेनियम 235 में न्यूक्लियर फिजन होने पर एनर्जी के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए थे और ये न्यूट्रॉन अपने पास के यूरेनियम एटम से टकराकर और एनर्जी को रिलीज कर रहे थे और इसे ही चेन रिएक्शन का नाम दिया गया। न्यूक्लियर बॉम्ब इसी फिजन थ्योरी पर बेस्ड है। 3 साइंटिस्ट लियो सिलार्ड, एडवर्ड टेलर एंड यूजेन विग्नर ये यहूदी साइंटिस्ट थे और इन्हें इसी बात का डर था कि अगर हिटलर के हाथों में ये न्यूक्लियर वेपन लग गया तो दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी मदद सिर्फ और सिर्फ यूएसए कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर के जरिए उस समय के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को बताना चाहा, पर समस्या ये थी कि उन तक बात पहुंचाई कैसे जाए। फिर तय किया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके लिए राजी किया जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ही हैं जो रूजवेल्ट तक इन बातों को पहुंचा सकते हैं। आइंस्टीन पहले ही हिटलर के मास किलिंग के स्टार्ट होते ही वो यूएस आ गए थे। रूजवेल्ट तक लेटर इन्हीं के नाम से भेजा गया और इस लेटर में सभी ने सिग्नेचर किए। उस लेटर को पढ़ते ही रूजवेल्ट ने एक टीम बनवाई जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया प्रोजेक्ट मैनहट्टन। उस टाइम के लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रूव्स थे। रूजवेल्ट ने ग्रूव्स को ही टीम बनाने की जिम्मेदारी दे दी। ग्रूव्स ने ही न्यूक्लियर बॉम्ब का टीम हेड रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बना दिया था। सभी इसी बात से सरप्राइज थे कि कम्युनिस्ट पार्टी से सिंपैथी रखने के बाद भी इन्हें इस प्रोजेक्ट की बागडोर क्यों दे दी गई। बट रूजवेल्ट को ग्रूव्स पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था। वो ये जानते थे कि इस काम को ओपेनहाइमर ही पूरा कर सकते हैं। ग्रूव्स ने कहा कि अगर ये सारा खेल न्यूट्रॉन से ट्रिगर होने वाले बॉम्ब का है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऐसे इंसान को देनी चाहिए जो इस काम में माहिर हो। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इस प्रोजेक्ट के लिए हेडक्वार्टर बनाया गया। इसे शहर के नाम पर इसलिए रखा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट लगे। इस प्रोजेक्ट में 15 साइंटिस्ट की टीम थी, जिसमें लियो सिलार्ड, एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर, रिचर्ड फ्रीमैन जैसे नाम शामिल थे और इस टीम की बागडोर ओपेनहाइमर के हाथ में दे दी जाती है। एडवर्ड टेलर को ही फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है। बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए एक वीरान एरिया चाहिए था। अपने बचपन में ओपेनहाइमर हमेशा ही न्यूयॉर्क के प्लेटिव रीजन में जाया करते थे। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था वो इस टेस्ट को इसी जगह पर करेंगे। इस जगह का नाम था लॉस एलमोस और इस टेस्ट को ट्रिनिटी नाम दिया गया, जिसका बेसिकली अर्थ होता है गॉड या होली स्पिरिट। केवल ओपेनहाइमर ही नहीं थे जो क्वांटम फिजिक्स के मास्टर थे। जर्मनी में एक व्यक्ति और था जो क्वांटम फिजिक्स में ओपेनहाइमर से कम नहीं था। इस व्यक्ति का नाम था हाइजेनबर्ग। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के हालात कुछ ठीक नहीं थे। ये सब देखकर हाइजेनबर्ग को बहुत ही दुख हुआ। वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। हाइजेनबर्ग ने ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, जो क्वांटम फिजिक्स में एक बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है। 1933 में उन्हें यंग एज में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है और इसी समय हिटलर भी सत्ता में आ जाता है। हाइजेनबर्ग बहुत कोशिश करते हैं बट वो एटम बम बनाने में असफल रह जाते हैं।
हाइजेनबर्ग के पास अगर पूरी टीम होती या वो सारे सोर्स होते जो यूएस के पास थे तो शायद हाइजेनबर्ग एटम बॉम्ब को बना लेते। बट अगर जर्मनी के पास एटम बॉम्ब होता तो शायद दुनिया आज किसी दूसरी तरह की होती। यूएसए तो एटम बॉम्ब बनाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। यूएसए के पास यूरेनियम भी काफ़ी कम था। बट इधर यूएसए में बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए एक वीरान एरिया चाहिए था। इधर लॉस एलमोस में ही प्रॉपर बेस बनाया जाता है एंड साइंटिस्ट एंड मिलिट्री के लोग साथ रहते हैं। यहाँ पर 1942 में मात्र 100 लोग थे और 1945 तक 6000 लोग तक रहने लग गए थे। रॉबर्ट प्रोजेक्ट को इतना इजीली एक्सप्लेन करते थे कि आर्मी के लोगों को उनकी ही लैंग्वेज में 2 से 3 बार तक समझा देते थे। जिधर एक तरफ रॉबर्ट को पहले अपनी बातें किसी के सामने रखने में इतना दिक्कत होती थी, अब वो इस काम में माहिर हो चुके थे। यूरेनियम अर्थ पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और इसमें फिजन प्रोसेस भी इतने अच्छे से नहीं हो पाती है कि एक बॉम्ब को बनाया जा सके। तो इसीलिए यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी था। यूरेनियम 235 पाने के लिए 4 प्रोसेस करी जा रही थी, जिनमें गैसियस डिफ्यूज़न, सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लिक्विड थर्मल डिफ्यूज़न। बट एट लास्ट सिर्फ 2 ही सक्सेसफुल हो पाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को अलग करने की कोशिश करी जाती है एंड गैसियस डिफ्यूज़न में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड से यूरेनियम 235 को निकालने की कोशिश करी जाती है। यूएस के पास यूरेनियम काफ़ी कम मात्रा में था तो उन्होंने प्लूटोनियम का यूज़ किया। बट प्लूटोनियम को भी हासिल करना कोई हलवा काम नहीं था। प्लूटोनियम यूरेनियम 238 से ही निकाला जाता है, जिसमें हाइड्रोजन के एक आइसोटोप से यूरेनियम 238 पर जब बॉम्बिंग करते हैं तब जाकर प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो पाता है। ये सारी चीज़ें अभी तक सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर ही बेस्ड थी। इन चीज़ों का अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया गया था। बट 2 दिसंबर 1942 को जब एनरिको फर्मी ने सक्सेसफुली एक चेन रिएक्शन करके बल्ब को जलाया था, तब सभी को ये लगा कि हाँ, ये पॉसिबल है। एट लास्ट 12 जुलाई 1945 को प्लूटोनियम इनरिच्ड बॉम्ब को टेस्ट करना था। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा दी गई थी। बट 12 अप्रैल 1945 को ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हेनरी ट्रूमैन, जो कि उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि ट्रूमैन को भी इसके बारे में नहीं पता था। जब फाइनली उन्हें ये बताया गया तो उन्होंने इस बॉम्ब को डिटोनेट करने के लिए मंजूरी दे दी थी। सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे इस बॉम्ब को डिटोनेट किया गया। इतना तेज धमाका हुआ कि लगभग 1000 सूर्य के बराबर लाइट प्रोड्यूस हुई। ओपेनहाइमर को इतने बड़े धमाके की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये सब देखकर उनके मुंह से बस इतना ही निकलता है, Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन को सक्सेसफुली बना लिया है। बट ओपेनहाइमर कई दिनों तक काफी गिल्ट में रहते हैं कि उन्होंने ये क्या ही बना दिया है। बट अगर वो इसे ना बनाते तो हिटलर बना लेता। बट हिटलर की 30 अप्रैल 1945 को ही मौत हो चुकी थी। अगर हिटलर न्यूक्लियर वेपन को बना लेता तो आज शायद दुनिया किसी और ही तरह की होती। इसके बाद केवल 1 महीने के अंदर ही अंदर 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर दागा जाता है। इसका नाम था लिटिल बॉय। पर जापान अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था, जिसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नाम का बॉम्ब गिराया जाता है, जो कि प्लूटोनियम बेस्ड होता है। ओपेनहाइमर हिरोशिमा पर दागे गए बॉम्ब के बाद काफी खुश थे। वो ये सोच रहे थे कि वो इसे हिटलर के अगेंस्ट में क्यों नहीं यूज कर पाए। बट नागासाकी पर जब दूसरा एटम बॉम्ब गिराया जाता है तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने ये क्या ही बना दिया है। कुछ दिन बाद ही वो जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिले तब उन्होंने उनसे कहा कि उनके हाथों में कई मासूम लोगों का खून लगा हुआ है। ओपेनहाइमर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का विरोध करते हैं, बट एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब को बना लिया था और इसे सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया गया था। एडवर्ड टेलर को ही फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है। 1949 में रशिया ने भी अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया था। यूएस एंड सोवियत के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। वो पूरी दुनिया को एक दूसरे से ताकतवर दिखाना चाहते थे। ओपेनहाइमर को इसी बात का डर था कहीं ये इस प्रतिस्पर्धा में न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज न कर लें।
अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा मंजर वो जापान में पहले ही देख चुके थे, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के पीछे भी काफ़ी विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि इसे कोई भी बनाएगा, ये ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा खतरा ही बना रहेगा। इस एटम बॉम्ब को बनाकर वो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहलाए, बट उन्हें ये टाइटल कभी भी पसंद नहीं आया। वो हमेशा से ही ये सोचते रहते थे कि उनके इस कारनामे की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की मौत हुई है और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही हैं। इन चीज़ों से वो काफ़ी परेशान रहते थे और हमेशा ही स्मोकिंग करते रहते थे, जिसकी वजह से थ्रोट कैंसर होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। आज के समय में कई सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सभी देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए खुद को न्यूक्लियर नेशन डिक्लेयर करते हैं। होपफुली 1945 के बाद अभी तक कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया गया है, बट अगर ऐसा होता है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। 1945 में एक बार भयानक मंजर देखा जा चुका है। हम आशा यही करते हैं कि हमें ऐसा मंजर कभी और देखने को ना मिले। आप न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में क्या सोचते हैं? और ओपेनहाइमर आपकी नज़रों में हीरो हैं या विलन? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।